Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry. हम BSc पार्ट फर्स्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें 3 टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम नेक्स्ट 4th टाइप की रिएक्शन पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन हमने पहले भी चर्चा की है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें न तो किसी अणु का क्या हो प्रतिस्थापन हो, न ही किसी का एडिशन होता है, न विलोपन होता है, केवल उसी अणु में किसी परमाणु या समूह का स्थान परिवर्तित हो जाता है। एक स्थान से केवल इसमें स्थान परिवर्तित होता है, वह परमाणु या समूह है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद का अणुभार समान रहता है, क्योंकि न तो कोई एडिशन होता है, न ही कोई बाहर निकलता है, तो अणुभार हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। अर्थात रीअरेंजमेंट में केवल समावयवीकरण या आइसोमराइजेशन होता है। जैसे हम देखें रिएक्शन ब्यूटेन एन ब्यूटेन को गर्म करें AlCl3 एज ए लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें केवल क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन सेकंड है बेंजीन रिंग, इस पे NHOH, तो इसके रीअरेंजमेंट से देखें OH का रीअरेंजमेंट NH से इसकी पैरा पोजीशन पर हो जाता है। इसी तरह थर्ड रिएक्शन जिसे फ्राइस रीअरेंजमेंट कहते हैं, तो इसमें एसाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाता है। 4th टाइप की रिएक्शन जिससे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का सिंथेसाइज किया गया अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट के रीअरेंजमेंट से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एक परमाणु या समूह है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी अणु में जाता है, जिसमें केवल आइसोमराइजेशन होता है। इस तरह से ये है अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। 4 टाइप की रिएक्शन हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रियाओं में ऊर्जा विचार या एनर्जी कंसीडरेशन इन रिएक्शंस, कि रिएक्शंस में एनर्जी में किस तरह से चेंजेस आते हैं, उस एनर्जी के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो रिएक्शंस 2 प्रकार की होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसे हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं और रिवर्सिबल जिसे उत्क्रमणीय कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल क्या बने, क्रियाकारक से उत्पाद, अर्थात एक ही डायरेक्शन में चले, उन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जबकि ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चले, अर्थात क्रियाकारक से उत्पाद बने और उत्पाद वापस क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाए, उन्हें हम रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इस तरह से 2 तरह की रिएक्शन होती हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह के एरो से दर्शाते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये 2 एरो लगा देते हैं। इस तरह से इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन को दर्शाया जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया इरिवर्सिबल होगी या रिवर्सिबल होगी, उसको ऊर्जा के आधार पर डिटरमाइन करते हैं या निर्धारित किया जाता है। तो अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अध्ययन निम्न प्रकार से करते हैं। इसके 2 आधार हैं जिनके आधार पर ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है गतिक आधार या काइनेटिक आधार। गतिक या काइनेटिक आधार में उत्पाद क्रियाकारक से क्या बनता है, उत्पाद। तो उत्पाद के अणु जो अभिक्रिया में बनते हैं और क्रियाकारक के अणु जो अभिक्रिया में विलुप्त होते हैं, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनना अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिकारक या क्रियाकारक टूटकर प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है।
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के अणुओं का कंपेरेटिव स्टडी इस गतिक आधार में की जाती है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक या एक से अधिक पदों में संपन्न हो सकती हैं। वो एक स्टेप में भी हो सकती है, 2 में, 3 में, अर्थात सिंगल स्टेप या मल्टी स्टेप रिएक्शंस हो सकती हैं। इन स्टेप्स में एक पद धीमी गति का या स्लो स्टेप होती है, और जो स्लो स्टेप या धीमी गति का पद होता है वह रेट डिटरमाइनिंग या वेग निर्धारक पद होता है, और अभिक्रिया का वेग उस पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात वेग निर्धारक पद या स्लो स्टेप में जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं उन क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, A प्लस बी से क्या बना, उत्पाद। तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग समानुपाती A और B, और उस समानुपातिक साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, इसलिए इसे लिख देते हैं अभिक्रिया वेग बराबर K, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, और K क्या हो जाता है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। इस आधार पर कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अब K का मान बढ़ेगा, K का मान बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तो K जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। इस K को स्पष्ट करने के लिए या वेग स्थिरांक को बताने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए, जिनके आधार पर हम एनर्जी की स्टडी करते हैं, जिसमें अब पहला सिद्धांत है टक्कर सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। टक्कर सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी क्या बताती है, जो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि टक्कर सिद्धांत, या जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए रिएक्टेंट या क्रियाकारक अणुओं में टक्कर होनी चाहिए। अब देखो, टक्कर, कौन सी टक्कर से प्रोडक्ट बने और कौन सी से नहीं बने, ऐसा नहीं है कि जो भी टक्कर हो रही है उन सब से प्रोडक्ट बनेगा। तो उन टक्करों के लिए हम यहाँ पर उनको प्रभावी टक्कर कह देते हैं, कि रिएक्टेंट आपस में टक्कर करके या कोलिजन के द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उनके लिए उनके बीच जो टक्कर है वो यदि प्रभावी टक्कर है या इफेक्टिव कोलिजन है तो वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक अणुओं के परस्पर प्रभावी टक्करों से संपन्न होती है। प्रभावी टक्करों का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि जिन टक्करों से उत्पाद बनता है उन्हें हम प्रभावी टक्कर कह देते हैं। अब टक्कर प्रभावी किस तरह से होगी, उनका प्रभावी होना निम्न 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सा, पहला तो होगा अभिविन्यास कारक या ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन या अभिविन्यास कारक का मतलब होगा जो टक्कर कर रहे अणु उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, अर्थात वो सही दिशा में व्यवस्थित होने चाहिए। जैसे देखो 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम रिएक्शंस A और B। एक अणु लेके चल रहे हैं जिसमें 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं, एक A और एक B। अब देखो A और B जब एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो एक लोब से एक लोब टकराएगी, इसका मतलब इसमें रिएक्शन प्रभावी टक्कर नहीं होगी। दूसरे, इसमें दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, मतलब ये स्पेसिफिकली ओरिजिनेटेड है या अभिविन्यासित है, तो ये आपस में कोलिजन कर लेंगे और इससे रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से क्रियाकारक अणुओं का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा कारण होगा एनर्जी फैक्टर या ऊर्जा कारक, कि अभिकारक अणुओं के प्रभावी टक्करों से ऊर्जा की कम से कम कितनी मात्रा उत्पन्न होनी चाहिए कि अभिक्रिया क्या हो जाए, संपन्न हो जाए। मतलब उनकी टक्कर करने के बाद इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो कि वो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो सके, और इस ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक अणुओं के मध्य इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इकाई आयतन में 1 सेकंड में जो टक्कर हो रही है उन टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
और टक्कर जितनी ज़्यादा होंगी या टक्कर आवर्ती जितनी अधिक होगी, प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ती है, और प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो टक्कर आवर्ती बढ़ने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि यदि क्रियाकारक की सांद्रता अधिक हो, तो क्रियाकारक की सांद्रता अधिक होने पर इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर क्रियाकारक के मॉलिक्यूल क्या होंगे, अधिक होंगे। तो अधिक होने पर टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ने पर उसमें प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। थर्ड कंडीशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ने पर या गतिशीलता बढ़ने पर टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इस प्रकार टक्कर आवर्ती क्रियाकारकों की सांद्रता और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब देखो, इसको हम इस सिद्धांत के आधार पर एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया दर इक्वल टू एन पी ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो एन तो क्या है यहाँ पर, कैपिटल एन प्रति सेंटीमीटर क्यूब या प्रति इकाई आयतन में होने वाले टक्करों की संख्या। पी क्या है, ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई ए क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस आधार पर हम कोलिजन थ्योरी से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अभी इसमें नाम भी आया इसका, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो टक्करों के प्रभावी होने अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिकारक अणुओं के टक्करों से ऊर्जा की जो न्यूनतम मात्रा जिसकी आवश्यकता होती है, या जितनी न्यूनतम मात्रा उत्पन्न होनी चाहिए, उस ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार अभिकारक अणुओं के टक्कर से ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कर देती है, अर्थात जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। सीधा सा कि टक्करों के पश्चात ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अभिक्रिया संपन्न हो सके, और अभिक्रिया संपन्न हो सके इसका मतलब क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अतः सक्रियण ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या होता है, एक ऊर्जा अवरोध होता है, जिससे अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए पार करना पड़ता है। इस ऊर्जा अवरोध को कि अभिकारकों के ऊर्जा तल से ऊंचाई सक्रियण ऊर्जा के बराबर होती है। जैसे इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो देखो, दो एनर्जी डायग्राम बना रखे हैं। ये स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की गति के बीच में, और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। एक डायग्राम में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और प्रोडक्ट की क्या बनाई है, कम। देखो दूसरा डायग्राम जो बनाया है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा। तो जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम हो, इसका मतलब उस रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होती है या बाहर निकलती है। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की ज़्यादा हो, इसका मतलब उसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस तरह से हमने दो डायग्राम बनाए, एक एक्सोथर्मिक का और दूसरा एंडोथर्मिक का। जो ये इसकी हाईएस्ट शीर्ष है, जिसको ऊर्जा पहाड़ी की चोटी कहते हैं, इस स्टेज पर इसमें बंद बनना और टूटना दोनों स्टार्ट रहते हैं। न तो कंप्लीट रूप से बंद बनता है और न ही कंप्लीट रूप से बंद टूटता है। इसलिए इस स्टेज में हम इसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इस अवस्था में आंशिक रूप से बंद बनते और टूटते हैं। शॉर्ट में क्या बोल देंगे हम कि इसमें बंद आंशिक रूप से बनते और टूटते हैं। क्रियाकारक और उत्पाद के बीच की एंथैल्पी का जो अंतर है वो अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाता है। देखो इसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है
कि डेल्टा एच, एंथैल्पी को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू एच पी, एच पी का मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच आर, एच आर होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्सोथर्मिक के लिए देखो इस डायग्राम से ही देखेंगे हम, प्रोडक्ट की एनर्जी तो क्या है कम और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है ज़्यादा, तो ये कंडीशन लिख दी एच पी इज लेस देन एच आर, और इससे इस फॉर्मूले में इसको पुट करें तो P की वैल्यू कम और R की वैल्यू क्या हो गई ज़्यादा, अर्थात नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो डेल्टा H क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो अब हमें यदि डेल्टा H की वैल्यू कहीं नेगेटिव दे रखी हो, इसका मतलब अभी क्रिया क्या हो जाएगी एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में एच पी इज ग्रेटर देन एच आर, अर्थात डेल्टा एच क्या होगा पॉजिटिव। इस तरह से एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच या एंथैल्पी क्या होगी पॉजिटिव। इस तरह से इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। इस तरह से कोलिजन थ्योरी के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं जो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका पीडीएफ भी आपको मैंने ग्रुप में सेंड किया है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।